छोटे शेयर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल। एक हमारे दर्शक हैं ब्लास्ट बिग के नाम से, ये बोल रहे हैं वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट जनरेशन डार्क हॉर्स फॉर 2026। क्या लग रहा है अंशुल भाई, ये लग रहा है कि ये डार्क हॉर्स बनेगा, अब यहाँ से अच्छी रिकवरी आएगी 2026 में? पूरे गांव को लगता है कि बनेगा, तब नहीं बनता है। सुल्लान 5 रुपए में किसी को यकीन नहीं था, 80 रुपए में सबको यकीन था, तो 80 रुपए में जाके अटक गया। तो नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक। 10.47 का ब्रेकआउट है, 12.40 का टारगेट है। 12.40 के ऊपर टिकता है तो फिर देखेंगे। ना मैंने ट्रेड किया, ना मैंने रिकमेंड किया, मैं आइडिया से दूर रहता हूँ। ठीक है। अ, अलीबा के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने विमता लैब के कुछ शेयर लिए हुए हैं 784 रुपये के। प्लीज़ गाइड। देखिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए लिए हैं तो गलत स्टॉक के अंदर हैं आप। अगर आप 2-3 साल इससे कम कोई भी समय है तो आप गलत स्टॉक में हैं। और अगर आपके पास इतना समय है तो अपने प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट 574 580 की जोन के आसपास है, यहाँ से एक्यूमुलेट करके चलना चाहिए। ऊपर में 1000 1200 तक के टारगेट आराम से मिलेंगे। ठीक है। पार्थ पी पटेल जी का सवाल है, आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग, इन्होंने 555 रुपये का लिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि बुक प्रॉफिट बुक कर लें क्या, और कोई अगर नेक्स्ट टारगेट हो तो वो भी बता दीजिए। देखिए, आनंद राठी में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो था आईपीओ बेस का, आईपीओ बेस लगभग 470 रुपये पे आया था। उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 690 ट्रिगर होने के बाद से कंटिन्यूअस प्रॉफिट बुकिंग है। और सेकंड बेस का जो ब्रेकआउट था समवेयर अराउंड 530, वहां तक नीचे आ सकता है। अबे, 530 तक लग रहा है नीचे। 530 तक, ठीक है। कुलवीर सखाऊ जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। ठीक है कुलवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी दिन मंगलमय हो। साक्षी जी हैं, ये बोल रही हैं कि सर एसबीआई या इंडियन बैंक या कोई और बैंक बता दीजिए 2 से 3 साल के लिए किस लेवल पर बाय करें। तो मैं 2 से 3 साल के लिए किसी भी मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कोई भी पीएसयू बैंक्स। मेरे को 2 से 3 साल अगर देना है तो मैं 25 पैसा मतलब 25% इंडसइंड बैंक में डाल के थोड़ी सी रिस्क लूंगा। 75% पैसा मैं सेफ प्ले करूंगा। मे बी एक्सिस बैंक, सेकंड चॉइस आईसीआईसीआई, थर्ड चॉइस एचडीएफसी बैंक। लुकिंग एट अपसाइड प्रोस्पेक्टिव, एचडीएफसी इसमें एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा अपसाइड बन सकती है, उससे कम आईसीआईसीआई, उससे कम एचडीएफसी। तो मैं सरकारी बैंकों में तो नहीं रहना पसंद करूंगा। लेना है तो मैं इंडसइंड बैंक ले लूंगा 25%, थोड़ा सा एग्रेसिव, ताकि अगर नीचे भी आया तो एक्सिस बैंक संभाल लेगा, और अगर ऊपर गया तो एक्सिस बैंक की गेन्स को एनहेंस कर देगा। तो मैं 75-25 में इंडसइंड एंड एक्सिस सेलेक्ट कर लूंगा। एक हमारी दर्शक हैं सुनीता चतुर्वेदी जी, इनके पास 3 शेयर हैं सर, प्राइम मेंबर भी है हमारी। शिनाइडर इलेक्ट्रिक इन्होंने 893 रुपये के लिए हुए हैं। पहले इस पर बता दीजिए कि इनको लॉस हो रहा है क्या, एवरेज कर सकती हैं और बाय कर सकती हैं क्या? तो स्नाइडर की एक बार स्पेलिंग बताइए। SCHNEIDER। मिला नहीं क्या अंशुली? SCHNEI। हाँ, वो टैब में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक एंड इंफ्रा, हाँ मिला। हाँ। स्नाइडर इलेक्ट्रिक में अगेन सर, मेरी लिस्ट में कहीं से भी कभी मिड कैप स्मॉल कैप अपार्ट फ्रॉम स्पेशल सिचुएशंस कभी भी एवरेज जैसा शब्द नहीं होता। बाइंग क्लाइमेक्स इसका कंफर्म हुआ था 869 पे। बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट है 663, उसके नीचे एक गैप छूटा हुआ है 570 के अराउंड। तो आई एम नॉट वेरी बुलिश। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक नीचे आ रहा है। तो अभी क्या करें, मतलब आठ सौ कोई भी तिरानवे का लिया? पुटबैक 50 डे मूविंग एवरेज तक मिलती है तो एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। बाइंग क्लाइमेक्स में अगर आप फंस गए हैं, एनी एंड एवरी रैली टुवर्ड्स 50 डे मूविंग एवरेज आपके लिए एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। HFCL 127 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? सर, एचएफसीएल फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल स्टोरी हो जाती है। फंडामेंटली बहुत अच्छा है, टेक्निकली एक्सट्रीमली वीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ऑलमोस्ट अपने फैग एंड के आसपास है, थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है।
बट अब यहाँ से बहुत डाउनसाइड आ जाएगी ऐसा नहीं लगता। तो इट इज ऑल अबाउट टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल, जो इवेंचुअली फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में रेस जीतते हैं। शॉर्ट टर्म में भले टेक्निकल हावी हो जाए, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स जीतते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट की तो सलाह नहीं रहेगी, बट वेट फॉर स्ट्रेंथ। जब 80 के ऊपर थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए तब कुछ एक्स्ट्रा बाई करना है या फ्रेश बाई करना है, कुछ भी लॉन्ग साइड एक्टिविटी करना है। 80 निकलने दीजिए, उसके बाद कीजिएगा। फिलहाल बेस बन रहा है, बेमतलब में चॉपीनेस में दोनों साइड चॉप आउट हो जाएंगे। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है इनका JWL जुपिटर वैगन सर, 403 रुपये के लिए हुए, काफ़ी नुकसान दे रहा है। अभी ये लॉस रुकेगा नहीं क्या? इसका बाइंग क्लाइमेक्स तो हो गया था अंशुल जी, 600-700 रुपये के आसपास शायद, अभी रुका नहीं क्या ये? सर जो बाइंग क्लाइमेक्स पे नहीं निकले उनको फिर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन पे, मतलब बाइंग क्लाइमेक्स पे इसका लगभग 680 पे कंफर्म हुआ था। राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन भी 380 के करीब आया था। वहां से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, जो पहले नहीं निकले इस राइजिंग ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे निकल जाइए। बहुत बहुत गंदे टारगेट्स हैं इसके भी। अगर आप बाइंग क्लाइमेक्स देखेंगे 129 रुपए करीब के टारगेट है। तो एनी रैली इनटू 50 डे मूविंग एवरेज इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। अब बाइंग क्लाइमेक्स को ध्यान से और सतर्कता से लीजिए, नहीं ऐसी कैपिटल एरोड होती रहेगी। प्रलय दत्ता जी हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग दत्ता साहब। ATGL और JP पावर, इसमें सर कोई एडवाइस दे दीजिए। कोई स्टॉप लॉस और टारगेट, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, 2-3% का ही है, लेकिन इस पर कुछ टारगेट्स वगैरह पूछ रहे हैं। एटीजीएल में भी ना कोई टारगेट है, ना कोई स्टॉप लॉस है, ना कोई ट्रेडिंग पैटर्न है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ठीक ठाक डिप्स पे एक्यूमुलेट करते चलिए। जब ट्रेंड पलटेगा, मूविंग एवरेजेस अपसाइड में अलाइन होंगे, तब ट्रेडिंग का माहौल आएगा, तब ट्रेडिंग करेंगे, तब स्टॉप लॉस टारगेट सब आएंगे। फिलहाल एक्यूमुलेशन जोन में है, अपने समय से एक्यूमुलेट होता रहेगा। पेशेंस है तो यहाँ पे रखे रहिए, ऊपर के 1250-1300 तक के टारगेट मिलेंगे। पेशेंस नहीं है तो अभी ट्रेडिंग लाइक स्टॉक है नहीं। ठीक है। और दूसरा वाला JP पावर सर? जेपी पावर अगेन वही 22-23 रुपए जाके अटक जाता है। 22 के पास से फिर नीचे 18 आ गया है। रेंज के ऑलमोस्ट बॉटम के आसपास है। यहाँ से मे बी, अगर मैं तो नहीं करता, लेकिन अगर आपको करना ही है तो 1780 1750 की जोन में कहीं भी रिजेक्शन मिले या बुलिश कैंडल मिले, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। रेंज वही 1780 1750 नीचे में और 22 से 24 ऊपर में बनी हुई है। तो अगर ट्राई करना है, रेंज के बॉटम पे लेके रेंज के टॉप पे बेच सकते हैं। बट याद रखिए, जिंदल वर्ल्ड, टाटा केमिकल 3 बार 4 बार अपॉर्चुनिटी जरूर दी है रेंज बॉटम से टॉप तक। चौथी बार जब फेल हुए तो मुंह के बल गिरे। तो बिना स्टॉप लॉस तो नहीं करना है। सतीश कुमार सिंह जी का सवाल है सर, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करें? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए इनको शायद शब्दावली उतनी अच्छे से नहीं पता होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बता दीजिए कोई शेयर। एग्जैक्टली वही बोलने वाला था सर, पैराडॉक्स वाला सवाल है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए 2 लाख इन्वेस्ट करना है। एक ही लाइन में इन्वेस्ट और सर ट्रेडिंग दोनों आ गया। वो सर अंशुल जी, मुझे पता था आप पकड़ लोगे, मुझे पता है आप थोड़े टीचर सख्त हो, इसलिए कई बार मैं तो मीडिएटर इन सबके सवालों को ठीक से आप तक पहुंचाऊंगा, वरना मुझे पता है आप क्लास ले लोगे सर। तो आप बताइए अब। मेरे को पता था बीच में आप ब्रिज बना ही रहे हैं, वो मैनिपुलेट करके वर्ड्स। तो बट मेरा एकदम क्लियर होता है ऑब्जेक्टिव सर, कि आप पहले अपने आप से सिंक को लीजिए। आप इन्वेस्टर हैं कि ट्रेडर? फिर आप ट्रेडर हैं और इन्वेस्टिंग वाले स्टॉक ले लेंगे तो दुखी रहेंगे, और इन्वेस्टर हैं और ट्रेडिंग वाला स्टॉक ले लेंगे, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो दुखी रहेंगे। तो जो भी आपने लिखा है पहले एकदम क्लियर कर लीजिए। फिलहाल ट्रेडिंग का माहौल नहीं है। 1-2 दिन बीच में बना था, फ्राइडे थोड़ा सा बना था, मंडे मोमेंटम भी मिला, इन्फोबीम चल गया, एसएमसी ग्लोबल चल गया, सारे स्टॉक्स चल गए। अब आज कोई भी ट्रेडिंग का माहौल नहीं है और प्रोबेबली इस वीक में नहीं दिख रहा है। कल भी मैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहा था कि मंडे के लोज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आज कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा, और एग्जैक्टली कल कोई ट्रेड नहीं बना। आज अब बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? मंडे का लो। और कल क्या इंपॉर्टेंट होगा? मंडे का हाई। तो बीइंग, मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, डे टू डे एक्टिविटी देखिए। आज अगर मंडे का लो स्वीप हुआ तो ट्रेडिंग एक्टिविटी बनेगी, जिसकी उम्मीद लगभग ना के बराबर और खत्म होती जा रही है। मे बी शो खत्म होते होते अगर नहीं हुआ तो 12 बजे के बाद तो उम्मीद भी नहीं रहती है।
आज अगर कुछ नहीं होता है तो कल का डे बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनरली 2 दिन से ज्यादा ऐसा नहीं होता है कि ट्रेडिंग ना मिले। इवेंचुअली थर्ड डे कुछ ना कुछ ट्रेड मिलता है। कल अगर मंडे का हाई क्रॉस होता है तो आपको बम्पर शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप सब चलेंगे। तो थोड़ा सा ट्रेडर है तो पेशेंस रखिए, कुछ ना कुछ वेडनेसडे या थर्सडे मिलेगा ट्रेड करने। चलिए, तो वेडनेसडे थर्सडे में आपसे बात करेंगे। लेकिन आपने जो दो काउंटर बोले थे, जो आई थिंक फ्राइडे आपसे बात हुई थी, या फ्राइडे ही बात हुई थी एग्जैक्टली, और एसएमसी ग्लोबल, एक बार इसका चार्ट दिखा दीजिए 5 डे का। देखिए 79 पे बोला गया था, 88 रुपीज़ चल रहा है, और 8% का रिटर्न जो कि अंशुल जी बोलते आए हैं। और 5 डे चार्ट दिखा दीजिए, ये देखिए ज़बरदस्त कैंडल इसमें बनी है, और ये 75, 78, 79 के करीब अंशुल जी ने इस काउंटर को पकड़ा था और 88 तक गया। टारगेट हिट की मोहर भी लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि जो भी टारगेट दिए गए वो हिट हो गए हैं, तो लोग कंफ्यूज ना हो, सब निकल जाएं, जिनको भी निकलना है जो है वो निकल जाएं। दूसरा काउंटर कौन सा था अंशुल जी? इन्फो बीम था सर, उसमें भी टारगेट इन्फोबीन, कल कंप्लीट हो यस, गया। इन्फोबीन करके शेयर था, ये 717 पर दिया था ना आपने, 717 रुपये के 700 आसपास। से, जी जी जी, आज 786 का हाई बना है। 8% का अपना टारगेट हो चुका है। इन्फीबीम नहीं, इन्फोबीम, इन्फोबीन, हाई बीन INFO, हाई। हाँ, और BEAN, पीसीआर टीम, ये 770 रुपये का है। इस काउंटर को दिखाइए, यस, इसका भी 5 डे चार्ट दिखा दीजिए एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ठीक है, ये काउंटर 717 पर अंशुल जी ने दिया था, और अभी 770 चल रहा है, और केवल 2 ट्रेडिंग सत्रों में इसने शानदार रिटर्न दी है। तो यहाँ पर भी टारगेट हिट की मोहर लगा दीजिए, काम ख़त्म। अब इसमें फ़िलहाल जब तक फ्रेश रिकमेंडेशन नहीं आएगी तब तक किसी को नहीं घुसना है, फिर सवाल भी नहीं लिए जाएंगे। ठीक है अंशुल जी, अब तो खुश सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ही सवाल नहीं पूछूंगा अगर किसी का आएगा तो, ठीक है? नहीं, सवाल तो लेने में कोई बुराई नहीं है सर, लेकिन सवाल पूछने वालों को ये चीज समझने की जरूरत है। पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रेडिंग होती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी आप पहुंच गए, अब उस ट्रेन से उतर जाइए। वो लंबा जब घूम के वापस आएगी तब आपके मतलब की होगी। तो ऑलवेज पिलर टू पोस्ट ट्रेडिंग इज पिलर टू पोस्ट। आप यहाँ स्टार्ट किए, यहाँ खत्म किए, फिर भूल जाइए उसको, नए पे जाइए। अबरार मोहम्मद साहब हैं JSW इंफ्रा पर पूछ रहे हैं सर, 293 के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का व्यू है। अभी जो गिरावट है इसमें और थोड़ा खरीद लें क्या? थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा ही खरीद के चलते चलिए। जिस दिन रिवर्स करेगा फिर मुंह देखते बैठे रहेंगे। अदानी पावर 970 से, अदानी ग्रीन 970 से 1050 आ गया, कोई कुछ कर ही नहीं पाया। जो एक्टिवली इन्वॉल्व है ट्रेडर उनके लिए ठीक है। जो इन्वेस्टर्स थे, आप एक मौका मिला था, दोबारा शायद मिले शायद ना मिले, तो जब मौके मिल रहे हैं तो उसको पेशेंसली एक्यूमुलेट करना सीखिए। ये बिल्कुल एक्यूमुलेशन जोन है। 1 साल में मेरे को नहीं पता 399 मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा या उससे थोड़ा सा 19-20 मिलेगा, बट कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास तो जरूर रहेगा, या तो उससे ऊपर या उससे हल्का नीचे या उसके बराबर। बट ऑल टाइम हाई के आस ही पास मिलेगा आपको 1 साल में। और आई वुड से 1 साल नहीं, 3 साल का नजरिया रखिए। मोटा पैसा कमाना है तो 3 साल का नजरिया रखिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, सुपर चैट पर सवाल पूछा है इन्होंने, बेंजा मिंडलॉय के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। ये पूछ रहे हैं सर, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इसको करंट मार्केट प्राइस पर 1 साल के लिए ले सकते हैं क्या? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में मेरा व्यू एकदम क्लियर है। 7 पैसेंजर कमर्शियल, हाँ पैसेंजर टीएमपीवी, एमपीवी टीएमपीवी एकदम क्लियर व्यू है। 378 का ब्रेकडाउन आया है, 320 का टारगेट है, धीरे धीरे 320 की तरफ जा रहा है। चार्ट खोल के एक बार देखेंगे तो गैप के साथ ब्रेकडाउन है, और गैप के साथ जब ब्रेकडाउन आता है तो बहुत मुश्किल होता है स्टॉक को रिकवर करना। इंडिगो बीइंग वन ऑफ दोज एग्जांपल, जहां गैप के साथ 5800 ब्रेकडाउन आया तो मुंह के बल गिरे जा रहा है। सेम विथ केन्स। तो 378 का मतलब एक कोई पुल बैक आपको 360 तक आ जाए 20 डे मूविंग एवरेज तक तो बहुत अच्छा है, एग्जिट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इवेंचुअली 320 पे आते हुए दिख रहा है, और दोनों में आई वुड नॉट प्रेफर टीएमपीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये अगर इसको ऊपर भी जाना है तो कम से कम 1.5-2 साल आप बेस बनाने में लगेगा। अगर कुछ चल सकता है कुछ तो टीएमसीवी ही चल सकता है। टीएमपीवी में मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं तनिष्क जी, इन्होंने भी सुपर चैट पर सवाल पूछे हैं। IDFC फर्स्ट बैंक, फिनिक्स मिल और RR काबिल,
इन दोनों में सर डेली चार्ट में कोई बॉक्स पैटर्न बना है क्या, और 12 से 15% के मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या आने वाले दिनों में? प्लीज़ गाइड। सर देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो 76 का ब्रेकआउट था, करीब 76 का, इसका पहला टारगेट 84, हम मल्टीपल शो पुराने शो पड़े हुए हैं, मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। ये ब्रेकआउट है, 8450 का पहला टारगेट है, इसके बाद ऑल टाइम हाई का दूसरा टारगेट है, इसके बाद 110 जा सकता है। बट दिस इज नॉट अ वेरी ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर, ये धीरे धीरे चलता है, मल्टीपल कंसोलिडेशंस करके चलता है। जाना इसको 110 एंड एबो है। जिसके बाद पेशेंस होगा वो पैसा कमाएगा। मेरे जैसे लोग इसमें पैसा नहीं कमा पाते हैं, तो एक दिन बड़ी वॉल्यूम कैंडल देता है, फिर 8-10 दिन 15 दिन शांत हो जाता है, तो इवेंचुअली 110 मिल जाएगा। बट ट्रेडर इसमें पैसा कमा लेंगे, आई हाईली डाउट। तो मैं इसलिए ये स्टॉक पर्सनली ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं देखता। इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, 110 रुपये आराम से मिल जाएगा। ठीक है सर। बाकी दो कौन से दे दें? सर फिनिक्स मिल और आरआर काबिल। फिनिक्स मिल, फिनिक्स मिल या ये सारे काउंटर अभी फिलहाल ये यूएस ट्रेड डील की वजह से दबे हुए हैं। इवेंचुअली इनमें चाल आनी चाहिए। फिनिक्स मिल में एक बॉक्स, छोटे से बॉक्स का ब्रेकआउट ऑलमोस्ट बन रहा है 1784 के ऊपर। ओवरहेड रेजिस्टेंसेस काफी हैं 1840 1890 की जोन में, तो वहां तक स्टॉक जा सकता है। बट बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला बॉक्स नहीं है, मैं अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम वाला बॉक्स नहीं है, अवॉइड करके चलेंगे। और आरआर केबल में सर? आर कबल्स, ये तो शायद नया आईपीओ था। आर कबल्स, इसमें भी फिलहाल तो एज सच लूज बॉक्स है, मैं इसको नहीं ट्रेड करूंगा। बल्कि आई वुड प्ले कप एंड हैंडल पैटर्न इन दिस। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होता है 1500 के आसपास, और राइट साइड अच्छी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि हैंडल लूज है तो प्रोबेबली ये वीसीपी बनाने जाएगा। इतने लूज हैंडल के ब्रेकआउट फेल होते हैं, तो राइट साइड में जब टाइटनेस बने 1500 के आसपास, जहाँ 8% से छोटा बॉक्स हो, मतलब व्हाट इज अ गुड बॉक्स, जहाँ पे हाईएस्ट क्लोजिंग और लोएस्ट क्लोजिंग और रेंज, विजुअली रेंज 8% के अंदर हो, दैट इज अ गुड बॉक्स। अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से देखना है तो 1500 के आसपास अगर टाइटनेस डेवलप होती है तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा इसमें। ठीक है। बैक बेंचर के नाम से एक आईडी बनी हुई है सेल में, ये बोल रहे हैं कि 131 की बाइंग की हुई है। इसमें कोई स्टॉप लॉस और टारगेट रखने चाहिए क्या शॉर्ट टर्म के लिए? अगेन पॉइंट ए से पॉइंट बी, बाकी स्टॉक्स बहुत जल्दी, बल्कि सी डी तक पहुंच गए और सेल अपना बी भी नहीं टच कर पाया है। 140 पे ब्रेकआउट था 271 दिन के कप एंड हैंडल पैटर्न का, और वहां से जरा सा ऊपर गया 144। उस समय भी मैं मना कर रहा था कि नहीं चलेगा, बहुत अच्छा तो नहीं चलेगा। 128 का स्विंग लो रिटेस्ट हुआ है, यहाँ से अगर 125 टूटा तो पैटर्न कंप्लीटली फेल हो जाएगा और 110 की तरफ बढ़ जाएगा स्टॉक। अगर जाना भी है ऊपर तो अब 145 निकालना बहुत जरूरी है। और आप ये पकड़ के चलिए कि ये वेंटिलेटर से उठा हुआ मरीज है, आप कितना भी ग्लूकोज चढ़ा दीजिए, चलेगा वो धीरे ही धीरे। और बाकी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स अभी खा पी के तगड़े और हुसैन बोल्ट की फिजिक में बैठे हैं। जब भी मेटल में रिवर्सल और नेक्स्ट बुल रन आएगा, दिस विल बी लैगार्ड, विप्रो की तरह, जैसे आईटी में लैगार्ड रह जाता है, दिस विल बी लैगार्ड। चलेगा ऊपर बट लैगार्ड, बड़ा पैसा आपको दूसरे स्टॉक्स देंगे। विजय कुमार जी हैं, वो बोल रहे हैं सर अदानी ग्रीन पैसा दे देगा, 1016 पर लिया है, आगे बने रहें या निकल जाएं? तब मेरे को नहीं पता, अदानी ग्रीन पे मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। मैं लगभग रोज ही कुछ ना कुछ इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। अभी आज ही मैंने अपना 1100 का कॉल प्रॉफिट बुक किया है, जो आपको बताया था कि 1090 से बेचना स्टार्ट किया था। 660 कवर किया है, अभी मैंने इसको कवर किया है आज ही 10:43 पे। 627 में कवर किया, नीचे 1080 पे स्विच किया है, और अभी पुट ऑप्शन बेचने की मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा रोज ट्रेड होता है इसमें, मैं इस पे कोई भी सलाह नहीं देना चाहूंगा, मेरे को सेबी से कोई पंगा नहीं लेना। ठीक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर तो व्यू हो ही गया सर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर हमारे तिवारी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, वो भी सवाल पूछ रहे थे। तिवारी जी अभी बात हुई है जस्ट 2 मिनट पहले। एक हमारे दर्शक हैं मुझी पता नहीं, रहमान साहब मैं बोल सकता हूँ, उन्होंने बड़ा लंबा नाम लिखा हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है क्या सर? बिल्कुल बन रहा है सर, लेकिन अगेन वही है, ओवरहेड सप्लाई अगर ध्यान नहीं देंगे तो कल भी हमने, नाम में कोई याद नहीं आ रहा किसमें, कप एंड हैंडल डिस्कस किया था जो नहीं चला था।
तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो थी 358 के अराउंड से 375, वो हम प्ले कर चुके हैं। अब अगर कुछ वापस से टाइटनेस बनी और स्टॉप लॉस 4-5% के अंदर दिखा तो कुछ ट्रेड करूंगा, नहीं तो फिर मैं स्टॉक को छोड़ दूंगा, क्योंकि ओवरहेड सप्लाई की बाद फेलियर के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो फर्स्ट मूवर प्ले होता है, वो कर लिया। सेकंड मूवर बहुत एडिशनल कन्फर्मेशन के साथ बना तो करेंगे, नहीं तो अवॉइड करके छोड़ देंगे स्टॉक। ठीक है। शक्ति पंप, इसमें कुछ शक्ति है क्या? बंटी जी पूछ रहे हैं सर, 721 की बाइंग की है। शक्ति पंप, शक्ति पंप लगता तो नहीं है सर, बहुत ज्यादा है इसमें स्टॉक में। नीचे से अच्छे वॉल्यूम से पिछले 4 दिन में रिकवरी आई है। 10 20 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अब स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस आता है आपका 815 रुपए पे, वहां तक जा सकता है। वहां पे जाने के बाद अगर ये पोल बना और फ्लैग की फॉर्मेशन हुई तो आगे चलेगा, नहीं तो वापस से नीचे आना स्टार्ट कर देगा गैप फिल करने के लिए 450, 455 460 की जोन में। तो जा रहा है 815। यहाँ पे बहुत अति उत्साह में बाई करने की जगह वेट कीजिए। अगर फ्लैग डेवलप हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वापस नीचे आने लगेगा। ठीक है। वेदांता 533 का लिया हुआ है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें? यूसुफ जी पूछ रहे हैं। तो वेदांता अब देखिए 400 रुपए से अच्छा खासा खींच चुका है बिना किसी मीनिंगफुल करेक्शन के। तो अब एक बार इसमें थोड़ा सा लंबा 2-3 महीने का अगर बेस बनता है तो कोई सरप्राइज नहीं होंगे। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में आपको स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, क्योंकि 10 20 मूविंग एवरेज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 7 टच पॉइंट हो चुके हैं। जनरली थर्ड टच पॉइंट के बाद फेलियर हम ढूंढने लगते हैं, या 7 टच पॉइंट हो गए हैं। तो अब बड़ा बेस बनाएगा या थोड़ा सा डीपर करेक्शन करेगा, कुछ भी कर सकता है, बट अपसाइड अब यहाँ पे कैप्ड हो जाएगी। तो 540 का स्टॉप लॉस मैंडेटरी ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस। और अगर वो कटता है तो जिसने भी 380 से 400 के बीच में एक्यूमुलेट किया है, या जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, या किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन आपके पास है, 540 टूटने के बाद निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके कैश पे आ जाइए। फिर जब नया बेस बनेगा तब लीजिएगा। और अगर नहीं ऐसा करते हैं तो रोज आप सवाल पूछते रहेंगे, रोज मैं एक ही चीज बोलता रहूंगा कि इसका खेल फिलहाल खत्म हो चुका है। अक्ष गोयल साहब हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग। अक्ष साहब बोल रहे हैं कि सर यू आर ए वेरी गुड एंकर, यू होस्ट इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच अक्ष साहब। और इनका एक स्टॉक है सर, गरुणा कंस्ट्रक्शन, इससे बाय कर सकते हैं क्या? इसमें स्ट्रेंथ है क्या? गरुड़ा कंस्ट्रक्शन, गरुड़ा में फिलहाल कोई, हाँ, 10 20 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे छोटा सा बॉक्स बन रहा है। जनरली अगर आप सेम पैटर्न देखेंगे डेली चार्ट पे, तो ऐसी ही एक्टिविटी इसने समवेयर अराउंड अक्टूबर के महीने में भी की थी, जहां से ब्रेकडाउन आने की जगह ब्रेकआउट आ गया था। तो प्रोबेबली अगर, क्योंकि स्टॉक का नेचर ऐसा ही है, 10 20 50 के नीचे बॉक्स बना के फिर ऊपर आता है। अगर इसको चलना है तो अगले हफ्ते, इस वीकेंड या प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में 215 निकल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 50 डे का ग्रेविटेशनल पुल, या जिसको कहेंगे रिजेक्शन, आना स्टार्ट होगा 180 रुपए तक के लिए। तो अगले 5 दिन वेट कीजिए। 5 दिन में अगर 212 215 नहीं निकला तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली उस समय एग्जिट की ही सलाह रहेगी। एक हमारे दर्शक हैं, हमारी दर्शक हैं अनुपमा गुप्ता जी। कैनरा बैंक 80% प्रॉफिट हो रहा है सर, होल्ड करें एग्जिट? ये सवाल सुन के थोड़ा मजा सा आया। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई ऐसा शख्स मिला जिसके 80% प्रॉफिट आ रहा है। वो पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट आ रहा है, बुक कर लें या नहीं। अंशुल भाई, ये आप ही का बताया हुआ शेयर है कैनरा बैंक, 80% प्रॉफिट आ रहा है, अब बुक कर लें या अभी और कुछ है इसमें? सर, मजा आपको आ रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सवाल तो उठते बैठते रोज सुबह शाम मेरे को पूछा जाता है घर ही में पापा से, कि कैनरा बैंक में 145 का तुम्हारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, वो निकल गया, अब इससे एग्जिट करके क्या नई चीज ली जाए। तो कैनरा बैंक में अपने 145 के नीचे जैसे ही क्लोज करेगा, एक दिन किया था, अगले दिन रिवर्सल कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम बेचने की जगह रुक गए हैं। इस बार अगर 145 के नीचे क्लोज किया, 145 144, हम प्योरली इस स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि लंबी रैली हो चुकी है। 80 82 रुपए के आसपास से फिर 88 रुपए में उठाया था। एवरेज प्राइस 88 रुपए है मेरी,
ऊपर नीचे सारा मिला के 88 रुपीज की एवरेज प्राइस है। 145 के नीचे अगर क्लोज करता है तो हम प्रॉफिट बुक करके इससे एग्जिट करेंगे। तो नियर ट्रेड अबाउट टू हैपन है, और सेबी का रूल ही है कि आप जिस पे सलाह दे दो फिर 5 दिन तक नहीं कर सकते, तो मैं वो रिस्क नहीं लूंगा। बट 144 145 ये आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे मैं तो एटलीस्ट अपने लॉन्ग एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। लेकिन अंशुल भाई, मतलब परेशान क्यों हो? ये तो खुशी वाले पल होंगे। पिताजी प्रशंसा भी तो करते होंगे कि डबल डिजिट में दिलाया था, ट्रिपल डिजिट में बिकवा रहा है। घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे कोई बात नहीं, चलिए, आप दाल के बराबर तो है ना। बहुत, वरना दाल का भी सुख मैं नहीं बड़ा मिलता सर। पॉजिटिवली मैं बड़ा पॉजिटिवली लेता हूँ सर उसको। मैं बोलता हूँ दाल बराबर सही, लेकिन प्रोटीन तो है उसमें। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, यही अच्छी बात है। अ, अगला सवाल हमें मिला है गार्डन रीच में। इसमें क्या करें सर, 2700 की खरीद की हुई है। हमारे दर्शक हैं मोहम्मद फुरकान खान साहब। तो जीआरएससी देखिए नहीं निकला था 2880 के आसपास, जहां हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ 2800 के आसपास की। जो अभी हिंद कॉपर में लोग डिस्कस कर रहे हैं, या हिंद जिंक में लोग डिस्कस कर रहे हैं, या एक दो स्टॉक और अभी हमने डिस्कस किए, कपिल अनिल साहब डिस्कस कर रहे हैं, पीछे की ओवरहेड सप्लाई पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। परफेक्ट जीआरएससी एग्जांपल है कि 2800 के ब्रेकआउट पे जो जो लॉन्ग प्ले किया है, अब ये पूरी लिक्विडेशन में आप इसको कर दीजिए 6 मंथ्स का चार्ट, वन डे की जगह 6 मंथ्स का। आप देखिए धीरे धीरे ऊपर गया और कितनी तेजी से नीचे आया। क्वांटम ऑफ इट गोइंग अप वर्सेस क्वांटम ऑफ इट कमिंग डाउन। अब देखो 6 महीने में ये नीचे, मई से लेके सितंबर से, हाँ ये सितंबर वाले से लेके देखिए कितना धीरे धीरे ऊपर गया और कितनी तेजी से नीचे आया। तो इवेंचुअली इसमें एक गैप छूटा हुआ है, जो मैं बार बार डिस्कस करते आ रहा हूँ कि गैप है इसमें 2095 से 1924, ये उस गैप को फिल करने आ रहा है। और मुझे कोई भी बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गैप प्रोटेक्ट होगा। गैप से बाउंस बैक रूल आउट नहीं कर रहा हूँ, बाउंस बैक जरूर आ सकता है, हो सकता है डीपर बाउंस बैक आ जाए 2400 रुपए तक। बट मेरे को ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये गैप आपको कोई नया ऑल टाइम हाई दे देगा। ये गैप रिएक्शन देगा, रिएक्शन के बाद जब गैप का लो टूटेगा तो समवेयर अराउंड, अगर 1200-1300 रुपए दिख जाए आपको तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं होगा। 3000 के आसपास बाइंग क्लाइमैक्स हुआ है, 1200 के नीचे इसके टारगेट्स हैं। इस बीच रुपया 91 रुपये के लेवल को भी अब तोड़ चुका है सर। रुपया तो लगातार ऑल टाइम लो की तरफ बढ़ रहा है। अब 91 रुपये में $1 मिलेगा। लगातार कमज़ोरी बढ़ रही है। एक समय था जब हम 80-85 रुपये में 80-85 से $1 खरीद लेते थे। अब 91 रुपये से $1 मिलेगा, यानी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। रुपये की वैल्यू कम हो गई है। अंशुल भाई, ये रुपये का चार्ट अगर देख रहे हो, कहाँ तक जाता हुआ दिख रहा है ये? तो रुपए का वही था, 88.5 का ब्रेकआउट था, 88.8 का कपनल ब्रेकआउट था, 90.8 का टारगेट था। 2 रुपए का कपनल था, 2 रुपए का टारगेट अचीव हो चुका है, यानी 90-80 पे टारगेट अचीव हो गया। और जनरली ऑल टाइम हाईस के पास जब कपनल पैटर्न बनते हैं तो टारगेट अचीव करने की जगह, मोर देन 80% चांसेस होते हैं, 80% टाइम्स टारगेट अचीव करने की जगह उसको एक्सीड करता है। तो ये उसी का एक्सटेंशन चल रहा है। मेरे को नहीं लग रहा है यहाँ से बहुत कोई अपसाइड बची है। बट हाँ, डाउन साइड लाने के लिए भी आरबीआई के पसीने आ जाएंगे। तो समवेयर अराउंड 91-9150 की जोन में सेटल होके या तो नया बेस, नया पैटर्न बनाएगा, या फिर थोड़ा सा नीचे आएगा। इससे ऊपर अब मेरे को लग रहा है आरबीआई इंटरवेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी। एक खबर और आ रही है कि इंडियन मार्केट रेगुलेटर पैनल टू रिकमेंड ईजिंग रूल्स फॉर कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड दीज आर फ्रॉम द सोर्स बेस इंफॉर्मेशन है। ये रॉयटर्स के हवाले से है। अंशुल भाई, जरा एमसीएक्स का चार्ट देखना। अगर कमोडिटी के लिए कुछ रूल ईज हो रहे हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए, तो ये काउंटर तो थोड़ा लाइमलाइट में रहना चाहिए। देखिए अभी काउंटर ने हाई भी बनाया और अभी ग्रीन मार्क में ही बना हुआ है। तो देखिए ऐसा है, बीएससी में मैं 2 बार गलत हुआ था बाइंग क्लाइमैक्स में। और आपको पता ही है, जब गलत हो जाता हूं तो उसके बाद वो जो एकदम से नशा चढ़ जाता है कि यार कहाँ गलती हुई। मैंने अक्रॉस द ग्लोब इनके एक्सचेंज के काउंटर्स रीड किए हैं। जिस भी, मान लीजिए जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स है, और लिस्टेड काउंटर कौन से हैं? 2 हैं। एमसीएक्स छोड़ देता हूँ, एक बार बीएससी पकड़ लेता हूँ क्योंकि इक्विटी रिलेटेड वही है। अगर इंडेक्स उस पर्टिकुलर
कंट्री का इंडेक्स 12% का सीएजीआर देता है, तो उसके लिस्टेड अगर इंडेक्स के स्टॉक्स हैं तो वो 20% के सीएजीआर रिटर्न ऑन एन एवरेज देते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज मिस कर गया कि बीएससी में बाइंग क्लाइमेक्स जरूर हुआ है, बट फंडामेंटल लेवल पे चीजें अभी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, क्योंकि बाजार हमेशा 12-15% का रिटर्न देता रहेगा। 2-4 साल इधर उधर बेयर मार्केट छोटी साइकिल आ जाए अलग बात है, बट इवेंचुअली आप जब 20-25 साल यहाँ से आगे देखोगे 12% का सीएजीआर कहीं नहीं जा रहा, आराम से आ रहा है। तो इसलिए बीएससी में मैं गलत रहा और फंडामेंटल्स ने टेक ओवर किया, जिसलिए स्टॉक बार बार ऑल टाइम हाई बनाता है। तो सेम इज विद एमसीएक्स। इन्होंने एक ही चीज, अब इनको, अब जब तक इनकी बारी आई तब तक सेबी ने बंद कर दिया। नहीं, अगर ये जो मंथली ऑप्शंस लॉन्च किए हैं इसकी वजह से मैं पर्सनली ऑप्शंस की ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करने लगा हूं। इन मतलब कमोडिटीज ट्रेडिंग मेरी बहुत बढ़ गई है ऑप्शंस की वजह से। अगर ये वीकली आ जाते तो शायद मेरा और बढ़ जाता, लेकिन अब से भी अलाउ नहीं करेगी। बट आई वुड से कि अगर ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल या एक एक्सचेंज पे एक वीकली कर सकते हैं, अगर ये नेचुरल गैस का ही वीकली कर दें, फट के वॉल्यूम आने वाले हैं। मतलब यहाँ से एमसीएक्स में वॉल्यूम, मेरे को नहीं लगता कोई वॉल्यूम में डाउनसाइड आएगी। यहाँ से एमसीएक्स के वॉल्यूम्स ऊपर ही ऊपर जाएंगे। तो अगर चूंकि कमोडिटीज में सीएजीआर या इस टाइप का रिटर्न तो नहीं होता है, लेकिन जिस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट ये बढ़ाते जाएंगे ऑन दी ऑप्शन साइड, उतनी तेजी से इनका वॉल्यूम ग्रो होगा। तो मैं एमसीएक्स पे बहुत बेरिश व्यू नहीं लूंगा। 9000 का जो ब्रेकआउट था, 10,500 का टारगेट हो गया है। नया जब बेस बनेगा और ब्रेकआउट देगा, आई वुड प्ले लॉन्ग इन एमसीएक्स। तो मेरे को एमसीएक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही समस्या है, अभी बेस नहीं है। जैसे ही बेस बनेगा तो मैं ब्रेकआउट प्ले करूंगा। फिलहाल एक बेस का टारगेट अचीव हुआ है और पिछले 12-15 दिन से स्टॉक एकदम साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये 2-3 महीने चल गई रेंज तो फिर मैं ब्रेकआउट प्ले करने लगूँ। ठीक है सर, एक सवाल हमें मिला है जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर, यहाँ पर सुपर चैट पर अनुपम अवस्थी जी का सवाल है। सर, इनके पास 6,000 शेयर हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के 135 रुपये के भाव के। अब इसमें क्या राय रहेगी आपकी? सर, भाव मिले तो एक बार निकल जाइए, क्योंकि आईपीओ बेस्ड बना नहीं है। आईपीओ बेस्ड बनने का वेट कीजिए। अच्छा है, पुल बैक मिल रहा है और वॉल्यूम के साथ पुल बैक मिल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज 126 के आसपास है। अगर वो निकल गया तो अगला बेस 135 के पास बना था और वहीं से ब्रेक डाउन आया था। एक बार सर, अगर आप अलाउ करें, मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल, एक चीज मैं स्क्रीन आपको शेयर दिखा। करवा दीजिए भाई। पीसीआर टीम फटाफट से अंशुल जी की स्क्रीन शेयर करा दीजिए। मैंने रिक्वेस्ट भेजी है स्क्रीन शेयर की। आप याद कीजिए, ये अभी हमने जो इन्फोबीम ट्रेड किया था और पीछे इन्फोबीम दिखाते समय संदुमा का ऑप्शन दिया था। ओनली होस्ट कैन शेयर दिस स्क्रीन आ रहा है, ये परमिशन देनी पड़ेगी आपको। खैर, जो संदुमा में और इन्फोबीम में हमने पैटर्न दिखाया था, जो जिसका ब्रेकआउट हमने प्ले किया और 8-10% की अपमूव आपको आराम से मिली है। आप एक काम दीजिए, इसको जेएसडब्ल्यू सीमेंट को आप वाईटीडी चार्ट कर दीजिए। मैं गूगल में दिखाता हूँ, वाईटीडी चार्ट कर दीजिए। आप देखिए, इसमें ये 135 के पास, 135 के बाद ये छोटा सा दिख रहा है, अक्टूबर से नवंबर का छोटा सा एक बेस, ये बेरिश फ्लैग था। ये उसका उल्टा पैटर्न था जो अभी हमने उसमें ट्रेड किया है बुलिश साइड में। तो ये बेरिश साइड का पैटर्न था। 134 रुपए पे ब्रेकडाउन इसका कंफर्म हुआ था 6 नवंबर को। आप देखिए, 135 में ब्रेकडाउन कंफर्म हुआ, 107 रुपए तक एकदम मुंह के बल गिरा काउंटर। तो इस टाइप से थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर ऐसे कंसोलिडेशन पैटर्न ऑन मूविंग एवरेजेस बन रहे हैं, तो ये तो वो स्टॉक्स हैं जो आपकी लिस्ट में होना ही चाहिए। अगर फॉलिंग पे बन रहे हैं तो लॉन्ग साइड के लिए, शॉर्ट साइड के लिए, और राइजिंग पे बन रहे हैं तो लॉन्ग साइड के लिए। ठीक है, ठीक है सर। एक शेयर और है, दो शेयर हैं इनफैक्ट श्रवण जी के सुपर चैट पर, एल्कम लैब और एस्ट्राजेनेका। बोल रहे हैं कि एल्कम लैब में डबल बॉटम की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या वीकली पर? शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। और एस्ट्राजेनेका में नो फॉलो थ्रू सेलिंग, इस पर ये जानकारी लेना चाह रहे हैं। वीकली पर शॉर्ट टर्म व्यू लेना चाह रहे हैं एल्कम लैब और एस्ट्राजेनेका। सर देखिए, अगर मैं आपको खिड़की से धक्का मार दूं तो आपको कोई एफर्ट नहीं लगाने होते नीचे आने के लिए। लेकिन अगर नीचे से अगर आपको 14 मंजिल ऊपर ले जाना है तो लिफ्ट, अगर लिफ्ट है तो बिजली और सारी चीजें लगनी है। सीढ़ी से जाना है तो आपको खा पी के एनर्जी होनी चाहिए।
तो ऊपर जाने के लिए आपको वॉल्यूम वॉल्यूम सारी चीजें चाहिए होती हैं, नीचे आने के लिए बस खिड़की से कूदना ही होता है और कुछ नहीं, उसमें कोई एफर्ट नहीं डालने होते। लो वॉल्यूम सेल ऑफ ना, हमेशा आप देखा कीजिए, अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर लो वॉल्यूम पुल बैक है तो बाइंग होता है, गिरते हुए मार्केट में लो वॉल्यूम, ग्रेविटी अपने आप उसको नीचे ले आती है। तो देखने का नजरिया पहले चेंज कीजिए। अप ट्रेंडिंग काउंटर्स में लो वॉल्यूम सेल ऑफ देखे जाते हैं। एल्केम में एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, बट इस काउंटर में फ्लैग प्ले करना अपने आप में गलत है, क्योंकि एकदम स्लो लूना है। फ्लैग्स हमेशा रॉकेट्स में प्ले किए जाते हैं। एक वीसीपी ब्रेकआउट आया है 5585 पे, जिसका टारगेट, और इसी को रिटेस्ट करने आया है, ये जो 1 महीने का फ्लैग बना है ये इसी को रिटेस्ट करने आया है। यहाँ से अगर 5450 नहीं टूटता है तो आपको धीरे धीरे, बहुत धीरे, एकदम लूना है, एकदम धीरे धीरे, लेकिन 6400 रुपए दे सकता है। तो लूना पे बैठे हैं, रॉकेट की एक्सपेक्टेशन, मतलब वो वाली एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको बहुत तेजी से पहुंचा देगा। तो स्लो एंड स्टडी चलेगा 6400 की तरफ। दूसरा एस्ट्राजेन, ये भी शायद माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। नहीं, इसमें ऐसा ये ऐसा कोई डबल बॉटम एस्ट्राजेनेका इंडिया वाला लगाइए, देखिए ये ग्लोबल वाली कंपनी आपने लगा दी है, पीसीआर टीम, क्योंकि ये इसमें ऐसा कोई पैटर्न एस्ट्राजेनेका है नहीं फार्मा, सर। ये 9050 वाला शेयर है, इसको लगाइए जरा। इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है सर ट्रेड करने के लिए। और फार्मा में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो पीपीएल फार्मा हो गया, लूपिन हो गया, थोड़ा बहुत सन फार्मा हो गया। पैटर्न दो में ही बने हैं, एक पीपीएल फार्मा में अच्छा पैटर्न है, एक लूपिन में अच्छा पैटर्न है। इनको एक्यूमुलेट करेंगे तो फार्मा के बुल रन में ये दो आपको लंबा पैसा देंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं रमन लाहरी साहब, ये बोल रहे हैं सर NSDL 800 रुपये के लिए हुए हैं कुछ शेयर, इस पे क्या करें सर? एनएसडीएल जब तक आईपीओ बेस नहीं बनता है मेरा कोई खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि बिना बेस बनाए तो ऊपर जाएगा नहीं। तो लेट इट फॉर्म एन आईपीओ बेस, अगर ले ही लिए हैं तो रखे रहिए, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आईपीओ का जो पहला बेस बनने की कोशिश हो रही थी उसका ब्रेकडाउन आया था, ब्रेकडाउन के ऑलमोस्ट टारगेट अचीव्ड है। तो यहाँ पे जब तक 1040 1030 प्रोटेक्टेड है, बाउंस बैक कर सकता है 1180 तक। वहां पे एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, और गलती से भी 1030 टूटा तो फिर ये आईपीओ लो 878 टेस्ट करने आएगा। एक कंपनी है क्वेड फ्यूचर, जो क्वेड कंट्रीज़ वाला क्वेड है ना, QUAD, क्वेड फ्यूचर, ये 263 रुपये का चल रहा है। क्वेड्रेंट फ्यूचर के नाम से है वैसे पूरा नाम, लेकिन NSE कोड है क्वेड फ्यूचर। एक हमारे दर्शक हैं काफ़ी देर से सवाल पूछ रहे हैं, ये 263 का है अंशुल भाई, इसमें आपका व्यूज़ है? सर इसमें जी। सर इसमें एफआईआई होल्डिंग थोड़ी बहुत है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल जो मूव आई थी, इसका मेरे पास डेटा भी बहुत ज्यादा नहीं है। 14 जनवरी 2025 से शायद नई लिस्टिंग है या बीएससी में होगा, बट जो मूव आई थी वो क्लाइमेटिक थी, और जब से 448 टूटा है, क्लियर कट डाउन साइड ओपन है। जो अभी लेफ्ट साइड में कोई सपोर्ट ही नहीं है बताने के लिए कि ये वो सपोर्ट, क्योंकि उतना डेटा है ही नहीं। नीचे ऑल टाइम लो पे दिख रहा है एटलीस्ट एनएससी डेटा के हिसाब से। तो अभी तो कोई बहुत अच्छा रिवर्सल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, अवॉइड ही करना चाहिए अगर नया लेने की सोच रहे हैं। और अगर लिया हुआ है तो कोई भी पुल बैक किसी दिन, मतलब हफ्ता 10 दिन में 20% चले, एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, मोस्ट लाइकली एग्जिट की सलाह रहेगी। ठीक है, इसमें फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या अंशुल भाई? कोई सवाल ही है नहीं, सोचना ही नहीं, देखना ही नहीं, हटा दीजिए। अगर नहीं लिए हैं तुरंत हटा दीजिए वॉच लिस्ट से, नहीं कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल है हमारे पास, रेलवे में फ्रेश बाय कब बनेगा सर? अरमान अली जी पूछ रहे हैं रेलवे शेयरों में। जब एचईजी में बन जाएगा उसके 8 साल बाद। अंशुल जी आपने तो खुशी मतलब देनी ही नहीं, मतलब ये तो आप गवर्नमेंट का टेन्योर भी पूरा करा रहे हो। सर नेता थोड़ी हैं कि आपको बस गरीबी हटाओ बोल बोल के वोट लेते रहेंगे। हमको तो रोज यहाँ बैठना है ना। एचईजी 8 साल हो गया ब्लाइंग क्लाइमेक्स के बाद, अभी बाइंग नहीं बनी, तो 2024 वाले में अभी से कहाँ बोल दूं बाइंग। ठीक बात है। एक्मे फिन ट्रेड, इसका लेवल बता दीजिए सर। तरुण मांझी जी पूछ रहे हैं, लिया हुआ है ये 3 साल के लिए, इस पर क्या व्यू है? अरे ये तो 10 रुपये के नीचे का आ गया ये काउंटर,
चलिए, ये शायद डिस्कस हुआ है कभी 10 रुपये के ऊपर, आप बता दीजिए अंशुल जी। EFIL, EFIL, इस पे कोई सवाल आया था सर, वहां से स्टॉक वॉच लिस्ट में आया था। और अभी ट्रायंगल का कोई ब्रेकआउट आया नहीं है। जब तक ट्रायंगल का ब्रेकआउट नहीं आता है, कोई मतलब नहीं है स्टॉक को होल्ड करे रहने का। अगर 2 साल नहीं आया तो आपका समय बर्बाद है। तो निकल के ट्रायंगल के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद लीजिएगा, जो समवेयर अराउंड, एक मिनट, पे ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट फिलहाल तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट बनता है 9.5 रुपए के ऊपर। तो अगर इसमें रहना भी है, 9.5 निकलने का वेट आपको करना ही होगा। फर्स्ट मूवर जो एडवांटेज था वो प्ले आउट हो चुका है 8.5 से लगभग 9.80, हाँ 9.67 तक फर्स्ट मूवर प्ले हो चुका है। सेकंड मूवर बन ही नहीं रहा है। अब ट्रेंड लाइन का वेट करना पड़ेगा। 9.40, 9.50, 9.60 की जोन में राउंड फिगर 10 पकड़ लीजिए। 10 रुपए निकला तो फिर ब्रेकआउट बनेगा, तब कुछ चल सकता है, नहीं तो तब तक तो स्टॉक में कोई भी व्यू नहीं रहेगा। मोहम्मद खान साहब पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर एक ही स्टॉक पर एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग क्यों होती है? इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। कोई कहता है होल्ड करें, कोई कहता है सेल कर दो, वाई? मैं जवाब दे देता हूँ सर उसका। देखिए, आप जब एक ही बीमारी के लिए 2 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दवाई एक जैसी होती है, लेकिन दवाइयों के नाम सर अलग अलग होते हैं, और कई बार दूसरा डॉक्टर कुछ और दवाइयाँ अलग से भी लिख देता है। सेम केस होता है सर। एक्सपर्ट जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से शेयर को देखते हैं। अब आप शेयर मार्केट में बोलोगे कि एक शेयर को अगर कोई बाय कर रहा है, सारे सारे अगर गेस्ट, सारे एनालिस्ट कम्युनिटी बाय की रिकमेंडेशन दे रही है, तो वो उसमें सेलर तो फिर मिलना ही नहीं चाहिए। तो कोई सेल की रिकमेंडेशन ही नहीं दे रहा, तो उस शेयर में सेल क्यों मिल रहे हैं, सेलर क्यों है? तो सारे बायर ही खड़े हो जाए। ऐसा नहीं होता सर। कुछ बाय साइड का देते हैं, कुछ सेल साइड का देते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। तो ये आपको चुनना है कि आप किस एक्सपर्ट को चुनते हैं, उसके साथ जाना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है सर। तो इसलिए अगर आप एक एक्सपर्ट को फॉलो करें, उन्हीं को फॉलो करें, फिर वरना आप कंफ्यूज होते ही रहेंगे। तो ये मेरी राय है। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल हमें मिला है फैक्ट पर। यहाँ पर 926 रुपये का लिया हुआ है अनिल जी ने। इसको होल्ड करें या सेल कर दें? तो जब तक फैक्ट का चार्ट अच्छा खुल ही गया, नहीं खुल, फैक्ट में पुल बैक आ रहा है नीचे में। जो ब्रेकडाउन पॉइंट आया था 840, 875 का, उसके ऊपर बड़े वॉल्यूम से चला। मेजर रेजिस्टेंस 923, 930 के आसपास है। अगर ये निकाला तो अगला रेजिस्टेंस जोन 1023 है, वहां तक आ सकता है। बाकी मेरे को लग नहीं रहा कि निकालेगा, क्योंकि फ्लेवर नहीं है इस समय इन स्टॉक्स में। जस्ट डेड कैट बाउंस, क्योंकि 1100 से नॉन स्टॉप गिरते हुए 800 के नीचे गया था। उसी का 50% रिट्रेसमेंट 930, 940 के आसपास है, वहां तक कर सकता है। तो फ्रेश बाई अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल मत देखिए। है तो 930, 940 में एक बार सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। दूसरा जो सवाल इन्होंने पूछा था सर पिछले दर्शक ने, मैं एक जवाब आपको देता हूँ, उसी कॉन्टेक्स्ट में देता हूं जो मैं खुद ट्रेड कर रहा हूँ। 970 रुपए में अगर मैं या फंड म्यूचुअल फंड ने 25 करोड़ शेयर खरीदे हैं अदानी ग्रीन के, ये तो मेरे को एडिशनल कॉन्फिडेंस दे रहा है अदानी ग्रीन के ऊपर कि संदीप टंडन फंड म्यूचुअल फंड खरीद रहा है। अगर उन्होंने 25 करोड़ शेयर खरीदे हैं तो कोई तो बेचा होगा। और आप मजे की बात देखिए कि दोनों अपने आप को समझदार समझ रहे हैं। खरीदने वाला भी अपने आप को समझदार समझ रहा है। बेचने वाला अगर अपने आप को समझदार नहीं समझ रहा होता तो वो बेच क्यों रहा होता है? मार्केट है, हर किसी का अपना व्यू है। किसी को ओवर वैल्यूड दिख रहा था तो 970 में बेच के निकल गया, किसी को अंडर वैल्यूड दिख रहा था तो 970 में लेके निकल गया। यहाँ पे मार्केट में शेयर या शेयर प्राइस नहीं ट्रेड होती है, ट्रेड होता है आपकी और मेरा बिलीफ। आपको लगता है 970 में ओवर वैल्यूड है, आप अपने बिलीफ पे बेच देते हो कि ओवर वैल्यूड है, नीचे जाएगा। मैं अपने बिलीफ पे अड़ा रहता हूँ कि 970 डिस्काउंटेड प्राइस है, मुझे यहाँ पे जितना माल मिल रहा है मैं बटोर के रखूंगा, इसको जाना 1800 रुपए है। तो ओपिनियंस, चेंज ऑफ हैंड ओपिनियन पे होता है, क्योंकि मुझे सही लग रहा है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। इसी तरीके से दूसरे को सही लग रहा है इसलिए वो अपना डिसीजन ले रहा है, और वहां पे अगर मैच होता है तो आपका सौदा होता है। हर बायर को एक सेलर चाहिए, हर सेलर को एक बायर चाहिए। उसी तरह चार्ट देखने वाला अगर उसकी मानसिकता तेजी की है तो वो शायद सेल सिग्नल्स इग्नोर करते हुए बाई सिग्नल्स पे
ट्रेड करेगा। अगर मानसिकता नेगेटिव है, या जैसे स्टॉक मार्केट में टर्म्स भी होते हैं, परमा बुल परमा बेयर। तो परमानेंट कोई बुल होता है, परमानेंट कोई बेयर होता है। तो हम्म। मैं परमानेंट बुल वाला आदमी हूँ, तो मेरे को हमेशा तेजी दिखती है, तो मैं पुल बैक्स पे या बेस बनने पे इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट की सलाह देता हूँ, ट्रेडर्स को रुकने की सलाह देता हूँ कि मूविंग एवरेज अलाइन हो जाए। वहीं उसी कोई एक फंडामेंटल इन्वेस्टर होता है जो वैल्यू देखता है। जैसे बचपन में अगर पंचतंत्र आपने पढ़ी हो, टिड्डे वाली कहानी, तो वो गर्मी में चींटी मेहनत करती है बारिश के लिए, और टिड्डा आराम करता है। तो इन्वेस्टर जो है बेस में मेहनत करता है एक्यूमुलेशन की, फिर वो मोमेंटम में 10x का प्ले करता है, जैसे झुनझुनवाला हो गया। हम जैसे लोग वो नहीं कर पाते, मानसिकता मैच नहीं करती, हम अपने 8-8 10-10% के प्ले करते हैं। तो सही वो भी हैं, सही हम भी हैं। बीच में जो झूलता है ना कि इन्वेस्टर ट्रेडर, इन्वेस्टर ट्रेडर, वो मरता है। एक कोने में आ जाइए, कहाँ बिल्कुल। रहना है।